हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा ध्वनि की चाल के बीच का संबंध। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्वनि वाले चैप्टर में तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और ध्वनि की चाल का जो गणितीय संबंध होता है वो किस तरीके से स्थापित किया जाता है, उसी को मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को पिछली वीडियो के माध्यम से जान लिया था। थोड़ी अगर बात करें हम लोग ध्वनि की चाल का, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जब इस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम लोग तरंग के रूप में जानते हैं। और जब ये दोस्तों आपका तरंग दूरी तय करती है तो इस दूरी को जब हम लोग एकांक समय के लिए निकालते हैं तो उसका यही दोस्तों आपका एकांक समय में निकाली गई दूरी चाल के रूप में यानी ध्वनि चाल के रूप में जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने खुद लिखवाया यहाँ पर ध्वनि तरंग के किसी एक बिंदु। अब दोस्तों देखिए, आपका जो ध्वनि तरंग है वो आपके दो प्रकार की हो सकती है। पहला आपका अनुदैर्घ्य और दूसरा आपका अनुप्रस्थ। अगर अनुदैर्घ्य रहेगा दोस्तों तो वो चलेगा कुछ इस प्रकार से। आप लोग जानते हैं कि अनुदैर्घ्य के रूप में जो हवा में आपकी ध्वनि का जो संचरण है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मान के चलते हैं कि अगर हवा माध्यम है आपका तो वहाँ पर इसका जो संचरण है वो इस तरीके से होता है। यानी पहले आपका रहता है संपीड़न और उसके बाद आपका रहता है विरल, ठीक। फिर रहता है संपीड़न इस तरीके से और फिर आपका रहता है विरल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हवा में ध्वनि का जो संचरण है वो आगे की ओर अग्रसरित रहता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें अनुप्रस्थ के लिए, तो दोस्तों अगर मान के चलते हैं कि हमारा सामान्य जो घनत्व है अगर वो ये है तो यहाँ पर जो आपके ध्वनि का जो संचरण होगा तरंग के रूप में वो आपके इस रूप में होगा। यानी किसके लिए, तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए। तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए देख सकते हैं कि हाँ ये सामान्य घनत्व, तो इसे सामान्य घनत्व से जब यह उच्च घनत्व की ओर जाएगा, फिर निम्न घनत्व की ओर जाएगा, फिर उच्च घनत्व की ओर जाएगा, फिर निम्न घनत्व की ओर जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो उच्च घनत्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं संपीड़न और जो निम्न घनत्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं विरल। मैंने आप लोग को बताया था। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर उच्च घनत्व है, हवा का जो उच्च घनत्व है, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे संपीड़न और यहाँ हवा का अगर निम्न घनत्व है तो इसे हम लोग बोलेंगे विरल। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बिंदु ले सकते हैं वो हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। चाहे तो आप ले सकते हैं उच्च घनत्व वाला या तो आप ले सकते हैं निम्न घनत्व वाला। तो आप देख सकते हैं ध्वनि तरंग के किसी एक बिंदु जैसे उच्च घनत्व या निम्न घनत्व द्वारा एकांक समय में यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि तरंग की चाल कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्वनि तरंग की चाल कहते हैं। आपने इतना समझ लिया। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि तरंग चाल को सूचित करने हेतु वही का प्रयोग किया जाता है जो कि इसका जो संकेताक्षर होता है वो होता है वही। यहाँ पर देख सकते ना, वही से क्या करते हैं हम लोग इसको निरूपित करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लेकर चलते हैं, समझना। यदि माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल वही तथा उसका आवर्त काल t हो तो ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई दूरी का मान होगा। देख सकते हैं हमने क्या लिखा, यदि माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल वही जिसका संकेताक्षर होता है, ठीक है, तथा उसका आवर्त काल t हो तो ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई दूरी का मान होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर दूरी को ले लें, दूरी, तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पर जो चाल है वो हम लोग किसका ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो चाल है वो हम लोग ले सकते हैं ध्वनि तरंग की चाल, ऐसे गुना समय। तो समय में क्या होगा, आपने जो समय लिया है वो आवर्त काल का लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर जो होगा वो है आपका आवर्त काल। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे समय, यानी किसके लिए, तो आवर्त काल के लिए, ठीक। तो ले सकते हैं, चूंकि आप देखें कि उसका आवर्त काल t है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आपका आवर्त काल है वो ये बताता है कि एक दोलन पूरा करने में यानी किसी माध्यम के घनत्व द्वारा अगर एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उस माध्यम का आवर्त काल कहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर जो आवर्त काल है अगर वो t लेकर चले हैं तो इस t आवर्त काल में जो दोस्तों दूरी होगा वो आपका कैसा होगा, वो लैम्डा दूरी होगा।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है वो उस माध्यम का आवर्तकाल कराता है, तो जो एक दोलन होता है तो उतने जो बीच की जो दूरी होगी एक दोलन, देखिए एक दोलन यानी उच्च घनत्व से निम्न घनत्व और फिर निम्न घनत्व से उच्च घनत्व है। और यही जो आप समान कला के जो बीच की आप दूरी देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो आपकी जो दूरी है वो तरंग कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जबकि तरंग एक आवर्त काल में एक तरंग दैर्घ्य दूरी ही तय कर सकता है। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग को सजा के लिखना होगा। देखिए मैंने सारा चीज आप लोग के लिए समझाकर मैंने दोस्तों लिख दिया है। लिखा है जबकि तरंग एक आवर्त काल में एक तरंग दैर्घ्य की दूरी ही तय कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक आवर्त काल में एक तरंग दैर्घ्य की दूरी जब तय हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूरी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग दूरी के स्थान पर तरंग दैर्घ्य का प्रयोग करेंगे। तो सिंपली रूप से दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूरी है तो दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो तरंग दैर्घ्य से। और यहाँ पर जो आप ध्वनि तरंग की चाल देख रहे हैं उसका दोस्तों जो संकेत है अगर छोटा रूप में लेना चाहें तो वो होता है कौन, तो वही होता है। तो इसे हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक, गुना जो समय है तो आवर्त काल को हम लोग किसे सूचित करते हैं, तो कैपिटल टी से। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपका कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम दोस्तों इसको आगे लेकर चलें तो जानते हैं आगे क्या होगा, तो देख सकते हैं तरंग दैर्घ्य का जो संकेताक्षर होता है वो क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य को सूचित करने हेतु हम लोग जो संकेताक्षर है वो ले लेते हैं लैम्डा। क्या लेते हैं भाई, लैम्डा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लैम्डा ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा वही गुना ये जो टी है आपका, इसको अगर दोस्तों हम तोड़ दें किस में, तो आवृत्ति में, क्योंकि हमें जो संबंध है वो दर्शाना है तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और ध्वनि की चाल के बीच। तो आपके पास तरंग दैर्घ्य है, आपके पास ध्वनि की चाल है, लेकिन दोस्तों आपके पास आवृत्ति नहीं है, वो क्या है आपके आवर्त काल के रूप में है। तो आप जानते हैं दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आवर्त काल होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो एक बटा आवृत्ति के बराबर होता है। यानी जो आवर्त काल होता है वो दोस्तों अपने आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, और जो इसका संकेत है आवृत्ति का वो होता है का, तो वो होता है न्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं, सूचित करते हैं t बराबर 1/न्यू। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी को यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 1/न्यू। तो आप साइड में यहाँ लिख देना, चूंकि t बराबर 1/न्यू, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, आप लोग इतना दिखा देना। अब देखो हाई आपका किस रूप में है, तो ये आपके भागा के रूप में है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो जानते क्या आएगा, इसलिए ये आपका आ जाएगा इस तरीके से दोस्तों रहता है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे बढ़ा देना इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा वही, आप बराबर में आपका ये है आपका लैम्डा और ये है आपका न्यू, तो हम लोग लिख लेंगे लैम्डा। अब उसके बाद आपका हो जाएगा इधर जाएगा तो न्यू, और यही दोस्तों आपका हो जाएगा संबंध। ठीक, यही संबंध आपका हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अर्थात ये क्या है दोस्तों, आपका तरंग की चाल है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे तरंग की चाल बराबर आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य गुना ये आपका हो जाएगा क्या, आवृत्ति। तो यहाँ पर लिख लेंगे आवृत्ति। ठीक है, यही दोस्तों होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका जो गणितीय जो संबंध है वो आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से सत्यापित हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखने से इससे आपको ये पता चल रहा है कि किसी एक माध्यम में सभी समान भौतिक परिस्थितियों के लिए आपके जो तरंग की चाल होगी वो दोस्तों सभी आवृत्तियों के लिए स्थिर होगी। यानी दोस्तों इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी एक माध्यम में जो तरंग है वो दोस्तों बिना अपने चाल को बदले हुए वो गति करता है। यानी जब कोई दोस्तों तरंग किसी एक माध्यम में गतिशील होता है तो उसके चाल में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जैसे ही दोस्तों अपने माध्यम को चेंज कर लेता है तो उस स्थिति में इसके चाल में दोस्तों बदलाव हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई तरंग किसी एक माध्यम में गतिशील हो तो उस स्थिति
में दोस्तों आपके तरंग की जो चाल होती है वो समान भौतिक परिस्थितियों में लगभग सभी आवृत्तियों के लिए समान ही होती है, यानी स्थिर होती है। ठीक है, तो इसी को दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग इस चीज से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इसका जो प्रयोग है दोस्तों आपको आगे जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और ध्वनि के चाल के बीच क्या आपका संबंध होता है, ध्वनि की चाल ना भी पूछे तो खाली पूछे आपसे कि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और तरंग की चाल में जो गणितीय संबंध है वो क्या होता है, तो आप दोस्तों दर्शा सकते हैं इस तरीके से, यानी तरंग की जो चाल होती है वो इक्वल टू बराबर होती है किसके, तो भैया तरंगदैर्घ्य और न्यू यानी कि आवृत्ति के गुणनफल के। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दोस्तों इसका जो गणितीय प्रतिरूप है वो समझ में आ चुकी है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।